बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका। देखिए क्लास में मैंने जो जेनेटिक्स चली हुई है उसमें आपको पढ़ाया था कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चुका था और बाकी लॉज हो चुके हैं सभी। अब आप एक टॉपिक है इस पर आइए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। निकाल लो, 80 पेज पर है एनसीईआरटी में ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है। तो आपने जो है जो पढ़ चुके हैं उसमें एक चीज देखी है कि मेंडल ने जिन्हें फैक्टर्स कहा वही जीन्स हैं। एक जीन में दो एलील्स होते हैं, एलिलोमॉर्फ्स होते हैं, जिनको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था। अब बाद की डिस्कवरीज में ये जानने की कोशिश की गई कि एक्चुअल में फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है क्या। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आंतरिक तौर पर तो डीएनए है, जीन्स हैं। तो कुछ रिसर्चेस से ये पता चला कि बाद में जब क्रोमोसोम्स की, जीन्स की डिस्कवरी हो गई तो कोरिलेशन किया जाने लगा, सहसंबंध स्थापित किया जाने लगा। तभी ये पता चल पाया कि जो बात मेंडल फैक्टर्स के लिए कह रहा है वही जीन्स पर लागू हो रही है और वही एक पैरेलल बिहेवियर क्रोमोसोम शो कर रहे हैं। क्योंकि ये पैरेलल बिहेवियर देखा, क्रोमोसोम्स भी गैमेट फॉर्मेशन पर सेपरेट एंड सेग्रीगेट होते हैं, एलील्स भी गैमेट फॉर्मेशन पर सेपरेट एंड सेग्रीगेट होते हैं, जो कि मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा था। तो बहुत सारे पैरेलल बिहेवियर जो क्रोमोसोम्स और जीन्स का देखा गया, उससे अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है जीन्स में और क्रोमोसोम्स में। और जब ये बात क्लियर हुई तो एक आधार बना इस थ्योरी का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि फिजिकल बेस है। तो यहां पर आप देखिए, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स को 1865 में पब्लिश किया, लेकिन बहुत सारे कारणों से ये इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड, इसके वर्क को पहचान नहीं मिली टिल 1900 तक। फर्स्टली कहने का मतलब है कि मेंडल 1884 में बिटरली डिसअपॉइंटेड डाइड, मर भी गया, उसे नहीं पता था कि पोस्टह्यूमसली उसे रिकॉग्निशन मिलेगी। 1901 में 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो मेंडल ने कहा था उस बात को दोहराया। फिर रीडिस्कवरी हुई मेंडल्स लॉज की। In those days and his work could not be widely publicized, इसका वर्क बहुत ज्यादा उसको पब्लिसिटी नहीं मिली। दूसरी बात, सेकेंडली द कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स, जीन्स या फैक्टर्स का जो मेंडल्स के शब्दों में अवधारणा थी, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स। मेंडल का कहना था कि जो फैक्टर्स हैं वो स्टेबल, स्थायी और एक अलग खंड हैं, दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स, जो गुणों के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं एक एलील पेयर के को, विच डिड नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। तो मेंडल ने कहा एक जीन के जो 2 एलील्स हैं, अर्थात जिनको फैक्टर कह रहा था, वो एक डिस्क्रीट यूनिट्स हैं और एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं। वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई हिज कॉन्टेम्पोरेरीज। मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature, क्योंकि उनका मानना था कि लगातार वेरिएशंस नेचर में देखने को मिल रहे हैं और मेंडेलियन फैक्टर्स को मेंडल स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट कह रहा था। तो उनका सोच हो जाती थी वैज्ञानिकों की कि कोई चीज स्टेबल कैसे हो सकती है जब नेचर में हमको वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, भिन्नताएं होती जा रही हैं। लेकिन यहां मेंडल की अप्रोच उनसे ज्यादा सही क्यों थी? मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेनन वाज टोटली न्यू। बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल मेंडल के द्वारा टोटली एक नया कंसेप्ट था जो अन्य वैज्ञानिक नहीं सोच पाते थे और वो मेंडल की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते थे।
उस समय के, क्योंकि उनकी वहां तक सोच नहीं थी। तो ये एक कारणों में से एक है कि क्यों मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिली। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स। अंत में मेंडल ने फाइनली ये सजेस्ट किया था कि फैक्टर्स जीन्स डिस्क्रीट अलग से खंड है, सेपरेट। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, लेकिन उसने बात को क्लेम तो किया कि ऐसा है, लेकिन इसका प्रूफ उसने नहीं दिया था या वह नहीं दे सका था। उस समय इतना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की नहीं थी। तो मेंडल को ये कंसेप्ट अंडरस्टूड हो गया था, लेकिन वह इसका कोई प्रमाण नहीं दे सका था। लेकिन 1900 में तीन अलग अलग वैज्ञानिक, डी वेराइस, ये डी वेराइस का पूरा नाम है ह्यूजो डी वेराइस, कोरेंस एंड वॉन शेरमा, तीन इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स के इनहेरिटेंस पर इन तीन वैज्ञानिकों ने पुनः वही खोजें की जो मेंडल कह रहा था, जो मेंडल के अनुसार थी। यहां क्वेश्चन 1 मार्क आ जाता है, हु वर रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म के रीडिस्कवरर्स कौन थे? ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, अब उस समय माइक्रोस्कोपी मेंडल के समय नहीं थी, लेकिन माइक्रोस्कोपी में जो शोध हुए, ज्यादा डेवलप हुई, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, वैज्ञानिक सेल डिवीजन को समझ पाए, देख पाए। मेंडल के समय में माइक्रोस्कोपी इतनी डेवलप नहीं थी कि वो सेल्स में अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्या हैं, जीन्स क्या है, ये नहीं देख सकता था। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस, तो उसके बाद न्यूक्लियस में वो स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, स्पष्ट हुई, दैट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, जो पहले दुगना हो रही हैं, डबल हो रही हैं, और फिर उसके बाद सेल के डिवाइड होने से थोड़ा पहले डिवाइड हो रही। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स कहा गया। तो माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट से क्रोमोसोम्स की खोज हुई और ये विजुअलाइज्ड हुए, दृष्टिगत हुए 1902 तक। बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट, फिर क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन को देखा गया, समझा गया कि किस तरह से क्रोमोसोम्स कहां जा रहे हैं, माइटोसिस, मियोसिस सभी को समझ लिया गया, यानी क्रोमोसोमल बिहेवियर को समझ लिया गया, मेटाफेज पर क्रोमोसोम्स की स्टडी को किया जा सका, सेल डिवीजन को समझा जा सका, तो हैड बीन वर्कड आउट वॉल्टर एंड सटन एंड थियोडरे बोवरी। तो वैज्ञानिक हैं वॉल्टर सटन एंड थियोडरे बोवरी, इन्हें सटन एंड बोवरी कह देते हैं। नोटेड दैट, इन्होंने ये पाया, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, कि जो बात जीन्स शो कर रहे हैं जिस व्यवहार को, वही व्यवहार क्रोमोसोम्स के द्वारा शो हो रहा है। और उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को समझा मेंडल के लॉज को समझाने के लिए, और इसमें एक कोरिलेशन मिला, संबंध मिला। मेंडल ने कहा फैक्टर्स सेपरेट और सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, तो यही चीजें क्रोमोसोमल बिहेवियर में देखने को मिल रही हैं। तो द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। तो वहां जो बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए सामने आई वो है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में होते हैं। द टू एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स पर और क्रोमोसोम पेयर में हैं। तो जो दो एलील्स हैं एक जीन के, एक एलील एक क्रोमोसोम पर होगा और दूसरा उसके समकक्ष समान होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगा। तो एक जीन एक क्रोमोसोम पर नहीं है, एक जीन एक क्रोमोसोम के पेयर पर है, क्योंकि एक जीन बना है दो एलील्स का, एक एलील एक क्रोमोसोम पर और उसी के दूसरे रूप क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पर दूसरा एलील। इस तरह से
ये पैरेलल बिहेवियर पता चला। दूसरा, ये टेबल बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ए कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, ये टेबल याद होनी चाहिए। देखिए क्या पैरेलल, ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्रेस द पैरेललिज्म बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, क्या समानताएं हैं जीन्स और क्रोमोसोम्स में। नंबर 1 देखिए, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम भी गैमेट फॉर्मेशन पर सेपरेट होते हैं और एक गैमेट में एक ही क्रोमोसोम जाता है किसी होमोलोगस पेयर का, दूसरा दूसरे में जाता है। इसी प्रकार से जीन्स भी शो करते हैं, यानी जो फैक्टर्स हैं वो भी इसी प्रकार से शो करते हैं। सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन कहने का मतलब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम है वो वाली बात है कि गैमेट भी सेपरेट एंड सेग्रीगेट करते हैं, वो जीन्स भी सेपरेट एंड सेग्रीगेट करते हैं और क्रोमोसोम्स। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं, यानी जो बाइजेनिक इनहेरिटेंस में आ रहा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में आ रहा था, जो अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं और इसी तरह से क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। दो अलग अलग क्रोमोसोम है जो होमोलोगस पेयर के नहीं है, वो अलग इंडिपेंडेंट ही सेग्रीगेट होंगे, उनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं। इसी तरह से जीन्स भी, जो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो जीन्स हैं, वो एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। तो यहां पर आपने 2 पॉइंट से ही ये समझ लिया, ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें। पहला पॉइंट आ रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा आ रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों लॉज को जीन्स भी फॉलो कर रहे हैं, अर्थात फैक्टर्स, और क्रोमोसोम्स भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये पैरेलल बिहेवियर है, इसी के आधार पर थ्योरी बनी क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो 1 मार्क क्वेश्चन में फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 1 मार्क में आंसर बनता है। बाकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बोवेरी ने 1902 में दी, जिसके पॉइंट्स आप जो पैरेलल बिहेवियर के मार्क कर देंगे। अब इसमें इन्होंने जो वर्क दिखा रखा है, ये देखिए, यहां ये पॉइंट्स हैं निष्कर्ष के। सटन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन, सटन एंड बोवेरी ने ये बताया कि जो पेयरिंग होती है और फिर सेपरेशन होती है क्रोमोसोम्स की, वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स। इसी की वजह से पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट एंड सेग्रीगेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो ही जीन्स सेपरेट होते हैं, क्योंकि जीन्स लगे हुए क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, तो जो होमोलोगस पेयर पर एक जीन के 2 एलील्स हैं वो सेपरेट एंड सेग्रीगेट होंगे। इस तरह से सटन united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles। सटन ने क्रोमोसोम के सेपरेशन से जो नॉलेज मिली उसको मेंडेलियन इनहेरिटेंस से जोड़ा, मेंडेलियन प्रिंसिपल से जोड़ा और उसे नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसने कहा जो एक्चुअल कॉज है जीन्स या एलील्स, तो उसका नतीजा एक्चुअल कॉज जो फिजिकल कॉज है वो क्रोमोसोम, क्योंकि जीन्स क्रोमोसोम पर लगे हैं, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं इसलिए जीन्स अलग हो रहे हैं, फैक्टर्स अलग हो रहे हैं। तो यही थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको जो क्वेश्चन बैंक्स, क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स में जो बने हुए आंसर मिल रहे हैं उसमें पॉइंट वाइज, तो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो बन जाता है कि सटन एंड बोवेरी 1902 में प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता किसने थ्योरी को प्रपोज किया। उसके बाद है फिर उसके पॉइंट्स क्या है, आधार क्या था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? आधार क्या था? ए पैरेललिज्म बिटवीन द बिहेवियर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। जीन्स और क्रोमोसोम में पैरेलल बिहेवियर जो देखा गया वो इसका आधार बना। उस टेबल के 2 पॉइंट्स आप दे सकते हैं इसमें। अब इसके बाद फॉलोइंग दिस, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, जो
विचार बने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इस बात का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, प्रायोगिक जो प्रमाण उसका दिया गया सिद्ध करने का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सही है, इसको प्रायोगिक तौर पर साबित किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। नाम आ रहा है टी.एच. मॉर्गन, इसे कह दिया जाता है शॉर्टली थॉमस हंट मॉर्गन। ये यहां मार्क हो रहा है टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। बहुत ही मेंडल को तो कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, और थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन, ये बात आ जाती है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स तो है ग्रेगर जॉन मेंडल, जबकि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं है। प्रायोगिक दृष्टिकोण से ज्यादा प्रयोग किए हैं थॉमस हंट मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन ने। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। तो इन्होंने जो थॉमस हंट मॉर्गन ने जो प्रयोग किए हैं वो किए हैं एक फ्रूट फ्लाई पर, जिसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। एक मक्खी देख रहे हैं आप, हाँ, इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। ये अभी फोकस, ये वाली, दैट इज फ्रूट फ्लाई, नाम है इसका ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। कहां पाई जाती है? गल सड़ रहे खासतौर से केलों पर। वैसे इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है, कोई भी फल हो, जहां सब्जी मंडी हो या फल हो, फल सड़ रहे हो, खासतौर से केले को ज्यादा पसंद करती है ये ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। सबसे एक्सटेंसिवली स्टडीड जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिकी पदार्थ है। ये भी क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा प्रयोग जेनेटिक्स में किस पर हुए हैं, तो आप कहेंगे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर। किसने किए हैं? थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड जेनेटिक मटेरियल और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हो गए थॉमस हंट मॉर्गन। अब हम चलते हैं इसके आगे बात पर, क्या उन्होंने देखा। थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड विद द टिनी फ्रूट फ्लाइज, छोटी मक्खियों के साथ उसने प्रयोग किए जिनका नाम ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर है, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, जो ऐसे अध्ययनों के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल था। यहां पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, ऐसे ही थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को क्यों चुना। वही बात आ जाती है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को ग्रो कराने में, डेवलप कराने में या प्राप्त करने में कोई करोड़ों खर्च नहीं होते, यह एक चीपेस्ट वे है। दूसरा, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कम होने के कारण, मान लो किसी में 100 क्रोमोसोम है, किसी में 50 क्रोमोसोम है, 46 है, तो सभी अध्ययन करने पड़ेंगे क्रोमोसोम बिहेवियर के लिए। जितनी ज्यादा संख्या उसकी होगी नंबर में, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जितनी कम होगी तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कम है, तो इसकी स्टडी इजी है, इजीली अवेलेबल मटेरियल है, ब्रीडिंग साइकिल भी छोटी है, और म्यूटेंट फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, रेड आइड और व्हाइट आइड, दो उसमें ये पाई जाती है वर्जन्स में। और कभी भी घर पर भी, लेबोरेटरी में भी हम फल सड़ा करके इनको काफी संख्या में ग्रो करा सकते हैं। ये कुछ रीजन थे। लाइफ साइकिल भी जो इनका छोटा ही है, which were found very suitable, they could be grown on simple synthetic medium, लेबोरेटरी में सिंथेटिक मीडियम भी देकर के इनको डेवलप किया जा सकता है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में जीवन पूरा हो जाता है, जिससे जल्दी रिजल्ट आते हैं। और एक ही मेटिंग से इनकी एक बार की संतान सैकड़ों प्रोजेनी फ्लाइज, संतान मक्खियां, सैकड़ों मक्खियां पैदा हो जाती हैं, जिसमें वैरायटी को अध्ययन करना आसान होता है। ऑल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल भी स्पष्ट है। और सारे हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, मेल फीमेल उसी में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है जेनेटिक डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलती है, मेल और फीमेल अलग अलग ही हैं स्पष्ट रूप से। डायग्राम में भी आपको देखा था, जहां मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को स्पष्ट तौर पर ये दिखाया गया है। ये साइज में मेल फ्लाई छोटी है और फीमेल फ्लाई बड़ी। तो
अब एक दूसरा टॉपिक आ रहा है, तो यहां पर इसमें इतना ही आपको दिया गया है कि किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो ये किया है थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर वर्क करते हुए। ड्रोसोफिला क्या है उसका एक आइडिया दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ये, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए, ये जितनी भी अब जेनेटिक्स चल रही है, जहां तक 3 लॉज का सवाल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहां तक की बात की है मेंडल ने, फाउंडेशन जो दी है जेनेटिक्स को। इसके बाद जो बातें आई हैं वो है पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ये सारी मेंडल के बाद की जेनेटिक्स है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है? ऐसा देखा गया जब मॉर्गन ने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए, डाइहाइब्रिड मेंडल ने भी किए थे, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो रेशो दी थी F2 जनरेशन की, वो दी थी 9:3:3:1। आप ये सभी जानते हैं। RRYY वाला जो केस है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन पी के जो केसेस हैं, तो वहां जो 9:3:3:1 का रेशो है, जब थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में ये प्रयोग किए तो ये रेशो डेविएट हुई। ये इस तरह से रेशो नहीं आई, रेशो में बदलाव हुए, डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1 रेशो। तो ये एक अलग बात थी। इसका मतलब मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक यूनिवर्सल लॉ नहीं हुआ, एक अलग बात देखने को मिल रही है। तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। तो मॉर्गन और उसके जो साथी थे ग्रुप के, वो ये जानते थे कि जीन्स, इसके जो रेड आईज और व्हाइट आईज का जो करेक्टर है वो एक्स लोकेटेड था। हालांकि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मेलनेस या फीमेलनेस को डिटरमिन करते हैं, लेकिन कुछ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये जिसे हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं, वो भी पाया जाता है। जिसका मतलब है कि इसके साथ साथ एक्स वाई क्रोमोसोम ये तय करते हैं कि वह इंडिविजुअल मेल होगा या फीमेल होगा। इसके साथ साथ कुछ अदर करेक्टर्स को भी वो कर सकते हैं अदर देन सेक्स, उसे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। वो एक्स लिंक्ड भी हो सकता है और वाई लिंक्ड भी हो सकता है। तो जो यहाँ ड्रोसोफिला की आंखें हैं वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का केस है। तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये जाना कि इस आंखों का जो जीन है वो एक्स लिंक्ड है, and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosomes, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. तो ये देखने में आया जब ऐसा होता है किसी डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं नजदीक नजदीक, तो उनमें फिजिकली पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा रिपीट होता है, नए कैरेक्टर्स कम आते हैं। कहने का मतलब यहां जो पेरेंटल कैरेक्टर है F2 में 9:3:3:1 में पेरेंटल कैरेक्टर है 9, तो और दूसरा है पेरेंटल कैरेक्टर 3, और ये जो 3 और 1 है ये है नए कैरेक्टर, रिकॉम्बिनेशंस के कैरेक्टर। रिकॉम्बिनेशन मीन्स नए कॉम्बिनेशंस। आपने देखा 9:3:3:1 रेशो में 4 तरह के पौधे प्राप्त हुए, जबकि पेरेंट्स लिए थे हमने 2 ही तरह के, या तो राउंड येलो लिए थे या रिंकल्ड ग्रीन लिए थे। 2 नए तरह के कॉम्बिनेशंस आए जिसे हम रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं। लेकिन इस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की घटना में उन्होंने देखा कि जो 9:3 वाला सेक्शन है ये ज्यादा संख्या में बढ़ गया था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का ट्रेट बढ़ गया था और नए रिकॉम्बिनेशंस का घट गया था। इस केस में रेड एंड व्हाइट आइड के केस में
तो इससे उनको ये पता चला कि जो जीन्स क्लोजली लोकेटेड होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर, उनमें एक साथ इनहेरिट होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वो सेपरेट एंड सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब है मेंडल का जो नियम है सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, वो भी जरूरी नहीं कि 100% फॉलो हो। मेंडल के लॉ ऑफ सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन के विरुद्ध खड़ा हुआ है कंसेप्ट लिंकेज। तो अब लिंकेज क्या हुआ, अब निचोड़ पर आ जाइए। बहुत सारी बातें हो गई, ऐसा लगा होगा कि सर क्या बता रहे हैं। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू लिंक्ड टुगेदर एंड टू इनहेरिट टुगेदर। मेंडल ने कहा कि दो जीन्स सेपरेट एंड सेग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गेमेट फॉर्मेशन, लेकिन इसके अपोजिट भी बात है कि जो जीन्स नजदीक होते हैं वो एक साथ ही बने रहने की उनकी प्रवृत्ति है और वो आसानी से सेपरेट एंड सेग्रीगेट नहीं होते हैं। ये बात लिंकेज है। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दो अपोजिट वर्ड हैं। लिंकेज ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, नए कॉम्बिनेशंस कम होंगे, और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब लिंकेज कम है। दोनों अपोजिट है। जब मेंडल के उसमें 9:3:3:1 का रेशो आया तो जो पिछले 3:1 है ये नए कॉम्बिनेशन है, तो रिकॉम्बिनेशन खूब है। लेकिन जब कुछ डायहाइब्रिड क्रॉसेस में रेशो 9:7 मिला, 9:3:3:1 मिला ही नहीं, नए कॉम्बिनेशन 0 हो गए, तो ये पता चला, ये आइडिया हुआ कि लिंकेज पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को बनाए रखता है, नए रिकॉम्बिनेशंस नहीं बनने देता है। और लिंकेज, फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स टू लिंक्ड टुगेदर एंड टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। और दोनों अपोजिट हैं। अब देखिए यहां लिंकेज देखने को कहां मिली, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के आंखों के कलर का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का केस ये हो गया। अब आप क्वेश्चन याद कर लेंगे, व्हाट इज लिंकेज। अब लिंकेज तय होती है कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज है या वीक लिंकेज है। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, लेस विल बी chances of linkage. More close are the genes, more strengthful linkage will be there. ये बात ध्यान रखना, जितने जीन्स नजदीक होंगे उतनी ही लिंकेज की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इस आधार पर लिंकेज के टाइप हो जाते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज। पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन्स सेपरेट और सेग्रीगेट हो ही ना, एक ही कॉम्बिनेशन का रिजल्ट देते रहें, इसका मतलब उन जीन्स में बहुत नजदीकी है और वो गेमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट सेग्रीगेट नहीं होते हैं। अब जो जीन है ही एक्स क्रोमोसोम पर, तो पूरा क्रोमोसोम ही कहीं जाएगा, वो जीन तो उसी पे रहेगा और वही असर देगा, तो सेपरेट सेग्रीगेट होगा ही नहीं वो एक्स क्रोमोसोम से वो जीन, तो लिंकेज शो करेगा, इसलिए एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया। ऐसे ही वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है। मनुष्यों से इस बात को लगाएं तो आप देखते हैं कि जिस तरह से ह्यूमंस में मेल्स गंजे होते हैं, फीमेल्स तो नहीं होती हैं। जैसे पुरुषों के बाल उड़ जाते हैं ऐसे महिलाओं के नहीं उड़ते हैं। वजह, जो बाल उड़ने का जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है उसका, और फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है। तो जो जीन फीमेल में है ही नहीं, तो फीमेल्स को आपने नहीं देखा होगा कि जैसे महात्मा गांधी के सर पे बाल नहीं थे, अब हमारे भी उठते जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, ऐसे महिलाओं को नहीं देखा होगा। तो ये जेनेटिक्स ये समझाती है कि किस बात की वजह क्या है। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आपने समझा, ये लिंकेज रिकॉम्बिनेशन के रिजल्ट दे रखे हैं। जैसे आप ये समझें कि ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है, इतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसकी थोड़ा बारीकी में जाएंगे तो देखिए ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्रोमोसोम्स के हिसाब से दे रखा है, क्रॉस ए और क्रॉस बी, मेल फीमेल है, एक क्रॉस ये चल रहा है, एक क्रॉस ये चल रहा है। तो
यहां पर आप देख रहे हैं क्रॉस ए में पेरेंटल कंडीशन को 98.7% दिखा रखा है। ये देखिए F1 जनरेशन में एक ट्रेट आ रहा है 98.7 और नया कॉम्बिनेशन आ रहा है 1.3। इसका मतलब कंप्लीट डोमिनेंट रिसेसिवनेस भी नहीं है मेंडल वाली, थोड़ा बहुत तो रिकॉम्बिनेंट आ रहा है F1 जनरेशन में ही। यहां पर पेरेंटल लगभग 3:1 के रेशो को फॉलो कर रहा है। 62.8, 63 ये है, 37 ये है। फिर F2 जनरेशन में इस ट्रेट को हम देख रहे हैं, ये F2 का केस है। इस केस में आप देख रहे हैं कि पेरेंटल जो ट्रेट है उसकी परसेंटेज ज्यादा है 98.7। इसका मतलब जो जीन है पेरेंटल जीन वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम से लिंकेज शो कर रहा है, जिसके कारण नए कॉम्बिनेशंस को ज्यादा बनने नहीं दे रहा है। तो ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को ये क्रॉस साबित करता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वन जीन कंट्रोल वन ट्रेट जनरल लॉ था। लेकिन ऐसा देखने में आया कि एक ट्रेट कई बार मोर देन वन जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड हो सकता है। When one trait is controlled by more than one genes, then inheritance of such type of genes is known as polygenic inheritance. Polygenic inheritance, poly plus genic. Poly means many. Skin color of humans. मनुष्य का स्किन कलर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो मनुष्य का स्किन कलर 3 जीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, ए, बी एंड सी। एक जीन के 2 एलील होते हैं। इसका कंप्लीट आप 6 एलील्स का होमोजाइगस डोमिनेंट बनाएंगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और होमोजाइगस रिसेसिव बनाएंगे तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। किसी मनुष्य का स्किन कलर इन तीनों जीन्स के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, इनके जीनोटाइप पर डिपेंड करता है कि कितने एलील्स, कितने जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में इसमें हैं। सारे डोमिनेंट हैं तो मेलेनिन पिगमेंट, जो कि एक स्किन पिगमेंट है डार्क कलर का, ब्लैक कलर का, जितना मेलेनिन होगा स्किन कलर कंप्लेक्शन उतना ही डार्क होगा। जितना इनकी डोमिनेंसी कम होगी उतना ही मेलेनिन कम होगा। और डोमिनेंसी बिल्कुल रिसेसिवनेस होमोजाइगस हो जाएगी तो कोई मेलेनिन फॉर्मेशन नहीं होगी, वहां रिसेसिव डिजीज उस व्यक्ति को होगी जिसे हम एल्बिनिज्म कहते हैं, सूरजमुखी कहते हैं। एल्बिनिज्म में जो सफरर है उसे एल्बिनो कहते हैं, सूरजमुखी को इंग्लिश में एल्बिनो कहते हैं, बीमारी को एल्बिनिज्म कहते हैं। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट इन द स्किन। तो वो बड़े सेंसिटिव होते हैं लाइट के प्रति और उनकी स्किन भी स्किन कैंसर के प्रति प्रोन होती है, ज्यादा संभावना होती है, आईज से देखने में भी उनको दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जितना, अब ये अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इस तरह से जीनोटाइप होगा तो वो इंटरमीडिएट कलर होगा। अब कहीं पर कैपिटल ए, फिर एक बी, एक स्मॉल सी हो गया, कैपिटल बी हो गया, स्मॉल बी हो गया, इसी तरह से कैपिटल सी स्मॉल सी, तो उसका शेड अलग होगा। तो डिपेंड करता है कि कितने डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव हैं। तो कई तरह के शेड्स, स्किन के शेड्स इंसानों में मिलते हैं जो इनके जीनोटाइप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ एक टॉपिक आपका ये हुआ। तो बच्चों आज ये आप ध्यान करेंगे जो आज आपने टॉपिक्स पढ़े हैं,
आज का लेक्चर यहीं तक सीमित रहेगा। मुख्य आपने पढ़ा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस में से है जिसमें से बारीक क्वेश्चंस भी आपको 1 मार्क क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इसमें आपने रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल का क्वेश्चन अंदर आया था कि मेंडल की जो खोजें हैं वो पुनः डिस्कवरी किसने की। 3 साइंटिस्टों का नाम आया था उसमें, जो ह्यूजो डी वराइज थे, के कोरेंस थे, वॉन शेरमार्क थे। 1901 में, यहाँ 1900 दिया हुआ है। मेंडल के लॉज को रीडिस्कवर किया उन्होंने। इसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन का नाम आता है, जो कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहे जाते हैं, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर काफी एक्सटेंसिव स्टडीज की हैं और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टडी किया। उनमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को, 2 घटनाओं को समझाया गया है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स का क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हो गया पैरेलल बिहेवियर जीन्स और क्रोमोसोम्स का। ड्रोसोफिला क्या होती है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसका पूरा नाम है, ये हो गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इसमें। और फिर इनके ये क्रॉसेस हैं, ये दिखाते हुए कि परसेंटेज जो लिंकेज है उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बने रहते हैं, परसेंटेज दिखा रखी है क्रॉस की। और फिर है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें आपको बताना है कि जरूरी नहीं कि एक जीन ही एक ट्रेट को कंट्रोल करता है। कई बार ऐसे भी केसेस हैं जहां सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। स्किन कलर का जिसमें बेस्ट एग्जांपल दिया गया है। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन regarding understanding of the lecture or any other question you can ask by on your microphone. बच्चे, इससे पहले कि मैं लेक्चर बंद करूं, you can ask anything. It's okay. Good night and help to subscribe the channel more and more. जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें ये कोशिश कीजिए ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि अभी ये इसमें सब्सक्राइबर जितने इंक्रीज होंगे उतना बेनिफिट आपको मेवात रीजन में इसका रहेगा। और क्योंकि अभी चैनल सर्च नहीं होता है, कभी सब्सक्राइबर्स कम है, ये कोशिश आपके जो जो रिसोर्सेज हैं ऐसी कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।